हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की यकीनन बात होती है आपस में, क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। इसलिए फिर एक टॉपिक अगर हम कहें कि ये अलग-अलग चीज़ें हैं तो कहीं न कहीं उसकी रेलेवेंस एक दूसरे के साथ बनती है। इसलिए फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर बात करनी। सिक्योरिटी में लाज़मी सी बात है, बलूचिस्तान आजकल एक हॉट इश्यू के तौर पे नज़र आ रहा है। पहले भी मसले मसाइल थे वहाँ पर, बट छोटे-मोटे हमले हो जाते थे, कभी-कभार कोई बड़ा हमला होता था। बट अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ उसके हवाले से गालिबन ऐसा लग रहा है कि जो फोर्सेस के लोग हैं, यानी जिनको हम एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, और हमारी हुकूमत के लोग, रोजाना मीटिंग होती है और कोई ना कोई इस हवाले से बात होती है क्या होने जा रहा है और क्या क्या बेहतरी कोई आएगी हालात में, वहाँ के लोगों की जिंदगियों में, या जो सिचुएशन है उसको कोप अप किया जाएगा या नहीं, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ इकोनॉमी की बात इसलिए करें कि आईएमएफ से हम लोन लेते हैं, कभी वो हमें पैसे देते हैं कभी नहीं देते। कैसर बंगाली साहब बहुत एक इम्पोर्टेंट आदमी रहे हैं और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट में से एक हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है और उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स शो किए हैं कि हुकूमत ये चीज़ें नहीं कर रही, तो फिर इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी। इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मुनीर अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फ़खर। आपकी जो गुफ्तगू है ना, जिस तरह से आपने एक कैमोफ्लेज्ड ऑडियंस को बता दिया कि भाई आज फिर बात लंबी होने वाली है। अरे मतलब सर, थोड़ा सा ये उस्तादियाँ नहीं चलेंगी। सर हम तो आपसे सीखते हैं, हम कहाँ उस्तादियाँ कर सकते हैं उस्तादों के साथ। अच्छा सर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान इशू या हम्म, हमारे मुल्क में इंसर्जेंसी की अगर हम बात कर लें, काफी पुरानी चीजें हैं। 79 से अफगान वॉर से शुरू हुई। बलूचिस्तान में हालात बिगड़े भी, लेकिन कुछ अच्छे भी रहे, नॉर्मल भी रहे। हाँ। बट अभी रिसेंटली जो एक फेज चल रहा है और एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, सर क्या हुआ क्या है कि एकदम से इस तरह का एक बड़ा हमला करना। एक तो ये कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे प्लस हमारे इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से बहुत सारे, जाहिद हुसैन साहब ने एक आर्टिकल लिखा है डॉन में और उन्होंने कहा कि इसने हमारा पर्दा चाक कर दिया। आप एग्री करते हैं हम्म। इस बात से कि नहीं? देखें, जाहिद हुसैन साहब हमारे सीनियर हैं और उनको ज़ाहिर है कि पर्दा चाक तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का पर्दा चाक हुआ है। जी। ये सिर्फ एक चीज़ का पर्दा चाक नहीं हुआ, ये शायद उस कॉन्स्पिरेसी का भी पर्दा चाक हुआ है और उस नैरेटिव का भी पर्दा चाक हुआ है। सिर्फ ये अगर हम कहें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नाअहली है या वहाँ पर उसमें, और लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बलूचिस्तान वाला जो मामला है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, और आज का नहीं है। आप ये देख लें कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, और जितना बड़ा प्रोविंस है उसमें में पॉपुलेशन उसी तरह से कम है और बहुत सेग्रीगेटेड है, और उसके जी। क्लस्टर्स हैं और दूर दूर हैं। इवन एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनती है पार्लियामेंट की, वो भी बहुत बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड होती है, और बिल्कुल सही। उसमें कोई एक किसी एक के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये तो एक उसका दूसरी बात यह है कि शुरू से ही बलूचिस्तान जो है, ये वडेरों, जागीरदारों और इस तरह के जो बड़े लोग हैं, उनका एक ये गढ़ रहा है, और उन्होंने कभी भी अपने से जो निचला तबका है, उसको कभी सर उठाने नहीं दिया है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि इसमें आप ये देख लें कि उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ लगता है और ईरान के साथ, और ये सारी सूरत हाल जो है आप, और आप ये देख लें कि जब से कोट अन कोट अफगान वॉर या जहाद कोट अन कोट वो हुआ, और जिस तरह से हमने अमेरिका का साथ दिया और कुछ लोगों को जहाद के नाम पे पाला गया, और बहुत सारी जो ब्लैक डॉलर्स आए, तो वो एक लंबी कहानी है। ये आपको पर्सपेक्टिव ज़हन में रखना चाहिए कि किस तरह से उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने जो जिनकी लीडरशिप जो है उस वक़्त हज़रत इज़्ज़त माब सदर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक के पास थी। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी सारी पोज़ीशंस का इस्तेमाल करते हुए
इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से अमेरिका की जंग लड़ी है, बिल्कुल। और हम तो कहते रहे कि ये कुछ और लोगों को पिट्ठू-शिट्ठू कहते रहे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारनामा है, ये बहुत इंसर्जेंसी की बुनियादें रखने का, ये हज़रत इज़्ज़त माब सदर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक के सर जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट के बोए हुए बीज जो होते हैं फ़खर, उनको जल्दी से उखाड़ फेंका नहीं जाता। अगर एक छोटी-सी ट्रेडिशनरी रूट भी ज़मीन के अंदर रह जाती है ना, तो वो फिर पनप के एक बहुत बड़ी झाड़ी बन जाती है। तो ये एक वो होता है। अब ये एक चीज़ है। अब एक पहले मैंने वो बताया कि वहाँ पे जो सोशल कंस्ट्रक्ट जो है या जिस तरह से उनका सोसाइटी है उसका, और दूसरा ये। अब उसका जब आपने अपने ही पाले हुए लोगों को, और वो भी अमेरिका के कहने पे ही आपने पाले, और अमेरिका के कहने पर ही आपने उनको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब कोट एंड कोट एसेट डिसमेंटलिंग अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, और उसका फॉल आउट भी उसी हिसाब से ज्यादा होता है। तो अब आप इसको ले जाएं 30 साल पहले, तो उस वक्त ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी। अभी आप ये देख लें कि एक तो बलूचिस्तान और केपी के जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनका जो अपना एक सोसाइटी का सेटअप है, आप उसको भी मद्देनजर रखें। वो भी एक्सप्लॉइटेटिव है, उस पे भी लोगों की बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन चल रही होती है। दूसरी तरफ ये है कि आपने ये भी कर दिया, तो ये चीजें मल्टीप्लाई होगी। ये आपको कॉन्टेक्स्ट अपने जहन में रखना चाहिए। अब जितना बड़ा बलूचिस्तान फैला हुआ है और जिस तरह से स्कैटर्ड वहां पे सारी चीजें हैं, तो वहां पे फोर्सेस के लिए उसको देखना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है, उसकी मॉनिटरिंग काफी मुश्किल हो जाती है। एक और बहुत अहम फैक्टर है, खास तौर पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों के हवाले से, दोनों जो हैं वहां पर स्मगलिंग बहुत ज्यादा है। तो अब जो स्मगलिंग है वो भी कोई एक तरह से नहीं है, वो भी बहुत सारी स्मगलिंग है। जी बिल्कुल। इसको हम पॉज कर सकते हैं? जी जी, बताइएगा आप। ठीक है सर। पॉज कर लें। लाइव तो नहीं जा रहा है ये? नहीं सर। लाइव तो नहीं जा रहा है, मेरा फोन बज रहा है। ओके ओके। अच्छा जी, हमारी बात हो रही है इस वक्त सबसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है, और वो किस हवाले से है, बलूचिस्तान के हवाले से, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और वो ये है कि जो माजी में हमने गलतियां की या जो कुछ हुआ उसकी वजह से फिर ये सारा कुछ हमें देखना पड़ा। मुनीर साहब ने हमें एक दफ़ा फिर जॉइन किया, उनके साथ बात करेंगे। और मुनीर साहब, आप बात कर रहे थे कि जो कुछ गलतियां हुई, तीसरा जो फैक्टर मैं बता रहा था वो वहां पे स्मगलिंग का फैक्टर है, और स्मगलिंग जो है वो आप आपका फ्रेम सब। जी जी। मैं माफी चाहता हूँ, ये दरमियान में डिस्टर्ब हो गया काम। तीसरा जो है, अब स्मगलिंग जो है वहां पर वो जाहिर है कि मेरे और आप जैसे लोग तो नहीं कर रहे, और उनके पीछे जो भी सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो इनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप एक तो प्रेशर कह लें, इकोनॉमिक या माशी इस्तेसाल जो है वो वहां के वडेरों ने किया, उनको अनएजुकेटेड रखा, और जो बजट प्रॉपर दिया गया बलूचिस्तान को, वो बलूचिस्तान के अवाम तक नहीं पहुंचा। वहां पे उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई, सेहत की सहूलतें मुयसर नहीं आई, एजुकेशन वो नहीं आई, रोजगार के मौके नहीं पैदा हुए, जो एंटरप्रेन्योरशिप के वहां पे मौके पैदा होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। तो ये एक एहसास महरूमी तो उनके अंदर पनपना था, और वहां पे ये तासुर दिया गया वहां के वडेरों की तरफ से कि ये जो पाकिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती तो हम क्या करें। हालांकि यहां से तो बहुत सारे पैसे जाते रहे और स्पेशल पैकेजेस भी जाते रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी गए और पीएमएलएन के दौर में भी गए। नवाज शरीफ ने बहुत जनरोसिटी के साथ वहां पे पैसे दिए,
और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे थे, जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज हो रहे थे, उसकी वजह से वहां पर हमारी फोर्सेस ने उनको तहफ्फुज देने की भी कोशिश की, आम लोगों को उन लोगों से। जब आपने एसेट डिसमेंटलिंग शुरू की तो वहां पे फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो गए। और उससे पहले आप ये देख लें कि जब इस्तेहसाल बढ़ रहा था, उनका मुआशी इस्तेहसाल बढ़ रहा था, ये केपी में भी हुआ है इसी तरह से, वही बलूचिस्तान के अंदर कि जब इस्तेहसाल बढ़ रहा था तो वहां पर सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है उसके लोग भी बनना शुरू हो गए। आखिर तंग आमद बजंग आमद, तो वहां के लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया कि यार अजीब बात है, हम पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे और एक हमारा इनके साथ फ्रेम ऑफ वर्क का हमारे बड़ों ने साइन किया था, और ये हमें शूदर समझते हैं, इस तरह हमारे साथ ये कर रहे हैं। हर बंदे को अपने बाल बच्चे, बहन भाई, माँ बाप प्यारे होते हैं, और उसका कसूर तो कोई नहीं है आम बलूची का। अच्छा, दूसरी तरफ जब आपने एसेट डिसमेंटलिंग शुरू की, वो जिस तरह से भी जाहिर है कि उसका भी एक इम्पैक्ट तो आना था। फिर तीसरा ये है कि कुछ लोग ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करना शुरू हो गए। उनका अपना पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट था, और ताकि वो अपनी एक अलग से कुछ स्टेट बना सकें, ईरान का जो बलूचिस्तान है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान मिला के, ताकि ईरान से जो चीजें स्मगल होके जा रही हैं, जिसमें बड़े लोग शामिल हैं, कोई दरमियाने तबके के लोग, कोई दूसरे लोग, ताकि वो उसमें मेजर शेयर जो है उस स्मगलिंग के अंदर, आपको पता है ना, जो स्मगलिंग इकोनॉमी जो होती है वो एक बहुत बड़ा चंक है उसका पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर वो ले सकें। इनको कोई पाकिस्तान से मोहब्बत या बलूचियों से मोहब्बत या बलूचिस्तान से मोहब्बत इनका मसला नहीं है। इनका मसला जो मेरा एनालिसिस है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो स्मगलिंग है, जो ईरान से अगर आपको 10-20 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है या 2 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 2 रुपए पेट्रोल लीटर लेके अगर वो 200 रुपए का भी बेचें तो उनको 198 रुपए, और फिर इस तरह बहुत सारी वहां पे जो मादनियात हैं जो दूसरे एक्सकेवेट नहीं कर पाते, तो कोई वेस्टेड लिंक्स तो इनके मौजूद होंगे। और हमने देखा है कि ओवर द इयर्स हमें नजर भी आए हैं लिंकेजेस कि कहीं ना कहीं एजेंसीज ने भी इसको डिग आउट किया। जैसे अभी अफगानिस्तान के हवाले से जो है कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो आज भी सामने आई हैं और पहले भी आई हैं। ये देखें, अगर रिपोर्ट्स फखर सामने आए या ना आए, लेकिन आप जब एज ए जर्नलिस्ट कड़ी से कड़ी मिला रहे होते हैं और उसके पर्सपेक्टिव्स को देख रहे होते हैं, तो आपको बात समझ में आ रही होती है। अच्छा, अब एक और फैक्टर जो है, आपने बलूचिस्तान की कहानी छेड़ के ना एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मैं सिर्फ हल्की हल्की बात करके आगे इसको हम बात को बढ़ाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ आ जाए। आज से अब देख लें, जब एसेट डिसमेंटलिंग शुरू हुई तो ये कोई 20-22 साल पुरानी बात है, ठीक है। पहले हम उसरा से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2001 में 9/11 का वाकया जैसे भी ड्रामा हुआ और ड्रामा कराया गया, और बहुत जबरदस्त ड्रामा कराया गया, और वो बाद में सच साबित हुआ। जब उस वक्त हम लोग कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है और अमेरिका के अंदर इस तरह की फील्डिंग कौन कर सकता है, तो उस वक्त लोग हमें बुरा भला कहते थे कि यार उनके ऊपर अटैक हो गया, और आप ये कह रहे हो। बाद में साबित हुआ कि पेंटागन जिंदाबाद, और उनके एजेंसियों ने जिस तरह से भी, और अपने अमेरिका के अपने जो लोग हैं वहां के एनालिस्ट और थिंक टैंक्स, उन्होंने भी इस चीज को साबित किया बाद में। अब लेकिन अब एक बात, वो जब एसेट डिसमेंटलिंग शुरू हुई, और अब ये देख लें, अब ये 3 फैक्टर्स मैंने बयान किए हैं। जी बिल्कुल। अब वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट था ना, अब देखें, अगर मैं आपके साथ शामिल हूं किसी चीज में, या आप मेरे साथ किसी एजेंडे पे शामिल हैं, बिल्कुल, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो आप भी पकड़े जाएंगे 100%। और या अगर और कुछ नहीं होगा तो मुझे पकड़ के आप तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, और आपको पकड़ के मुझ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। मैं आपसे दोस्ती निभाते हुए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपके बारे में बात नहीं करूंगा। ये बलोचों की रिवायत है, ये पठानों की भी रिवायत है, ये पंजाबियों की भी रिवायत है। आप ये देख लें, आप बेशक, हालांकि पंजाबियों के बारे में बहुत सी, सिंधियों की भी ये रिवायत है, लेकिन दरमियान में मीर जाफर, मीर सादिक तो हमेशा से रहते हैं ना। बिल्कुल होता है। तो वो अब जब ये सूरत हाल हुई तो लोगों को जो उठाना शुरू हुआ, ये एक एजेंसीज की
सिर्फ पाकिस्तान में एक रिवायत नहीं है कि वो जिसके ऊपर शक होता है उसको उठा लेते हैं, अमेरिका में भी उठा लेते हैं, अमेरिका में नहीं उठाते हैं ये या और कोई दूसरे मुल्कों के अंदर, वहां पर भी, लेकिन वहां पे चूंकि बहुत सूझबूझ के साथ, तरीके के साथ काम होता है, वो उसके जिस पे भी जो हाथ डालना होता है पहले उसके ऊपर थोड़ी सी जरा, वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट किया उसको जाता है या बाद में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, हाँ, ये बड़ा मेन पहले फर्क है। इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उसकी हाइप क्रिएट की जाती है, चीजें लीक आउट की जाती हैं, उसको उसको भी पता चल चुका होता है कि हाँ यार मेरे बारे में अगर कोई बात हो रही है तो, लेकिन यहाँ पे पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहले पकड़ लिया जाता है, उठा लिया जाता है, मरवाया कुछ भी जाता कर है। लिया जाता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किसी क्लू की बुनियाद, लेकिन किसी क्लू की बुनियाद पर ही होती है ना। अब ऐसे एब्रप्टली तो आप सड़क पर चलते हुए किसी शख्स को नहीं उठा सकते, या उठा सकते हैं? पाकिस्तानी फोर्सेस आपकी अपनी फोर्सेस हैं यार, वो आपको ऐसे क्यों उठाएंगी जब तक कि आप कहीं मिलान नहीं कर रहे होंगे किसी को, या किसी चीज का हिस्सा नहीं होंगे। तो बहरहाल यहां पे मेरी राय दो तरह से है। जी। एक तो ये जो मैंने कहा कि ये एक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक के इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए और ये सारा साबित ना हो जाए, और आप ये साबित ना कर दें कि मुनीर अहमद ने फलां फलां वक्त में यहूदी लॉबी को या इसराइली लॉबी को या फलां लॉबी को या इंडियन लॉबी को या रॉ को या फलां को, और ये फलां फलां चीजों के अंदर मुलवस पाया गया, बिल्कुल सही। आप तब तक मुनीर अहमद के ऊपर हाथ ना डालें, क्योंकि बड़े जो दूसरे मुल्क हैं बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्युटली राइट। आप इसको एक अपनी मर्जी की स्टेट और उस तरीके से चलाने की कोशिश ना करें, और नहीं करनी चाहिए एग्जैक्टली थी, और नहीं करनी एग्जैक्टली चाहिए है, और नहीं बिल्कुल और नहीं करनी चाहिए होगी। होगी, ये बिल्कुल तो सही। एक मेरा क्लियर स्टांस है। जी। आप, हाँ, फर्ज करें आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाना है, जैसे बाजुकात कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और शहरियों को अरेस्ट किया जाता है, तो आप उसका ऐलान करें ना कि भाई इसके ऊपर ये इल्जामात हैं एब्सोल्युटली राइट। यस। और हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। हम इतने नाअहल थे, हमने पहले इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, लिहाजा हमने इसको पकड़ के इन्वेस्टिगेट करना है। हमारी इंटेलिजेंस कमजोर रही है, लेकिन हम इसको ले जाकर, फिर दूसरा ये है कि आप दूसरे को मनवाने के लिए क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं। आपकी कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, होता है सर। आप होता है। मिसिंग पर्सन की लाशें निकल आती हैं, चीजें होती हैं। यार आपको ये वाला जो काम है ना फखर, मैं इसमें बहुत सारे लोग जो आवाज उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कितनी ह्यूमन राइट्स वॉच और यूएन वॉच, पता नहीं, आई डोंट नो किस किसने इसके ऊपर बात उठाई हुई। अब इसका फायदा किसने उठाया? अब देखें मारंग बलोच के हक में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उसने, लेकिन अब आप ये देखें कि उसको इतनी बड़ी मास मोबिलाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं और आप पिंडी जाने के लिए 2000 रुपए निकालते हुए तकलीफ होती जी। है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप तो अमीर आदमी, आपको नहीं होती होगी, मुझे होती है। तो फखर ये तुम लेकिन मास मोबिलाइजेशन के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। फिर यहाँ पे है एजेंडा सेलिंग। आपके हिस्से, आपके हाथ में कोई चीज आ जाती है ना, आप कहते हैं यार ये तो बिकने वाला काम है, और इससे मेरे इंटरनेशनल लिंकेजेस निकलेंगे, इंटरनेशनल फंडिंग आएगी, मेरा फलां वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व होगा, और मैं एक तो हीरो भी बन जाऊंगा, साथ में पैसे भी कमाऊंगा, साथ में मैं यानी दुनिया का हीरो बन जाऊंगा ह्यूमन राइट्स का। जी। तो असल में आप ये देखें, आमना जंजुआ भी तो हैं, हाँ जी। एक स्ट्रगल कर रही हैं, उनके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? या उनके कोई इस तरह के लिंकेजेस आपने कभी देखे हों? इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, जी। ये सिर्फ एक नहीं है। अब आप ये देखेंगे, क्या पंजाब में से, सिंध में से और जगहों पे से ऐसे लोगों को अब्रप्टली नहीं उठाया गया? क्या जर्नलिस्टों ने ये चीजें फेस नहीं की हैं? जी। उठाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर जैसे अब कई नाम हैं, अब सबके नाम लेना शुरू करूंगा तो कहानी लंबी हो जाएगी। लेकिन लेकिन सर देखें अगर डॉक्टर मालंग मारंग से 100 चीजों पे इख्तिलाफ हो सकता है। जी। अगर वो किसी से पैसे ले रही है तो ये हमारे इदारों का काम है कि कैसे ले रही है, ये लिंकेजेस उनको बताने हैं। ये मेरा और आपका काम नहीं है कि हम जाके कहेंगे नहीं कि नहीं, ये बिल्कुल डॉक्टर सही है। मारंग बल देखें, डॉक्टर मारंग जब इस्लामाबाद आई थी, उसके साथ जो कुछ हुआ, वो क्या अच्छा था कि उसके दिसंबर के महीने में उनके ऊपर वाटर कैनन और उनके लोगों को, सर देखिए हम जिस तरीके से मिसहैंडलिंग करते हैं,
हमने कभी लाहौर के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया, कभी हमने कराची के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया। तो वाह, मतलब बलूचिस्तान के लोग अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं एनपीसी के सामने, तो क्या परेशानी है? किसी को क्यों डर रहे सर होते हैं कि एसएचओ को आके और वो जलील कर रहे होते थे और मारपीट और बेइज्जती कर रहे होते थे? सर ये तो है ना, मतलब वो ये हमारे ये क्या नाम है इनका, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी, एक एसएचओ की मार है। तो भाई एक एसएचओ क्या 10 एसएचओ आप बलूचिस्तान भिजवाए ना जरा बीएलए को सामने करके, क्यों मतलब हम अपने फौज के बंदों को रोजाना मरवा रहे होते हैं? सर ये ड्रामेबाजी से मतलब इसके ऊपर नहीं, ये आपके वो ज्यादा अब होता है। मैं इसी तरफ आ रहा था। जी वो जिसका आपने इशारा कर दिया, बहुत जी अच्छा किया आपने इसको पॉइंट आउट किया। देखें, और जगहों के ऊपर भी प्रोटेस्ट करने वालों के साथ यही हुआ है। यस, जरूरत है इवन सर, फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करने वालों के साथ भी ये हुआ है यार, हुआ और है, बिल्कुल पाकिस्तान में हुआ है। बिल्कुल हुआ। मतलब ये आपने कहा ना, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। जी ये धब्बा है हमारे ऊपर जी कि हम लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा हो, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा हो, कि हम प्रोटेस्ट को डंडे के जोर से यस, खत्म करना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता। आप नहीं हो, प्रोटेस्ट करने वालों से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, आप उनको जलील नहीं कर सकते। उनकी एब्सोल्युटली, राय है, उनकी राय आप। अब कितनी नाअहली की बात है स्टेट के लिए, इतने बड़ी स्टेट, इतने बड़े इदारे, इतने बड़े प्रधानमंत्री लोग उनके साथ, इतने हैवी वेट्स उनके साथ, जी, एक काउंटर नैरेटिव नहीं डेवलप कर पाते। यार, दैट्स द काउंटर पॉइंट नैरेटिव सर, डेवलप करने के लिए थोड़ी सी दिमाग की और खुले दिमाग की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है सर। और मसला यह है, अगर 30 सालों में, 40 सालों के अंदर एक नैरेटिव डेवलप किया गया जो एंटी स्टेट है, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर किया गया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर किया गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर किया तो गया है ना। बिल्कुल है सर। अगर ग्रेटर बलूचिस्तान के लिए एक नैरेटिव डेवलप किया गया, तो आप क्या सोए हुए हैं? क्या आपके पास जर्नलिस्ट नहीं है, आपके पास दिमाग रखने वाले लोग नहीं है, आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है, आपके पास जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, आपके पास डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, आपके पास कौन सा सासा मौजूद नहीं है? बिल्कुल है आप सर, अपने हॉल से अपनी जो एक अपने अपने इर्द गिर्द ओढ़ा हुआ है उस गलाफ, उससे जब बाहर निकलेंगे तो आपको लोग नजर आएंगे। आपको एब्सोल्युटली, तो अपनी वर्दी के अलावा जो है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो बिल्कुल फौज की है, या कोई भी वर्दी आपने पहनी हुई है यार, अपने सियासतदान की वर्दी पहनी हुई है। बिल्कुल सियासतदान अपनी बिल्कुल वर्दी से बाहर नहीं आता, मीडिया बिल्कुल, अपनी वर्दी से अपने शेल बाहर में नहीं बैठे आता। हुए हैं सर, हर शेल में बंदे ने बैठे हैं। अपना अपना एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो अपने उस एग्जैक्टली, यूनिफॉर्म से बाहर नहीं आ रहा। बिल्कुल अब क्या बिल्कुल मैं सर। और आप अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझते? हमारे जैसा बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन क्या हम सही, रिसेप्टिव हैं दूसरे की राय को? क्या हम बिल्कुल सही, आगे बढ़ के एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं? ओवरऑल एग्जैक्टली मुआशरे राइट, के अंदर ये वो रिवायत जो पहले थी, अब नहीं है। मेरे एग्री, वालिद साहब कहते थे कि यार, बुजुर्गों से हम लोग सीखा करते थे, बैठा करते थे। अब मुझे ये बताएं, हम तो चलो फिर 80s में कुछ लोगों के साथ बैठते थे, सीनियर्स के साथ, उनकी महफिलों में जी चीजों से, और उनसे दानाई की और ओपिनियन और चीजें सीखते थे। लेकिन इदारों को तो बजाय इसके कि वो स्टेट विद इन द स्टेट बना के और उसको यानी जो भी सूरत हाल चल रही है, आप मार धाड़ से, गुस्से से, जोर जबरदस्ती बिल्कुल सर, लोगों का, यार मैं अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करूं तो मैं उससे अपनी बात नहीं बनवा सकता। मैं लॉजिक से, प्यार से उसको कन्विंस कर सकता हूं, और मैं एग्री करता सर, हूं। बिल्कुल सही होना भी यही आप चाहिए। आप जहां पे एक एंटी स्टेट नैरेटिव डेवलप हुआ है, या डिफरेंट नैरेटिव्स डेवलप हुए हैं, तो आपने उसके काउंटर नैरेटिव के लिए आपने क्या किया? आपने नक्टा एग्री, बनाई, नक्टा बना के सुला दी उसको, धनिया पिला के उसको, पता नहीं कौन सी एब्सोल्युटली, आपने इंटॉक्सिकेट किया, वो सो गई। बिल्कुल ऐसे आपने ही, सिविल सोसाइटी को एंगेज करना था, आपने नहीं किया। आपने एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स चलाने थे, आपने नहीं चलाए। आपने नहीं 14 चला नुकात जो बनाए थे नक्टा के, उनमें से सिर्फ एक मार धाड़ वाला रखा आपने, और और तो बाकी कोई नहीं उड़ा रखा दिया। ना। तो अच्छा, मैं ऐसे ये ही कह है, रहा हूं कि अभी भी, अब ये देखें कि अब ये जो सूरत हाल हुई, क्या आपका सिक्योरिटी एजेंसीज नेटवर्क नहीं है? अब एक और नैरेटिव आया हुआ है मार्केट के अंदर, वो जी, हमारे भाइयों को भी पता होगा, और उन्होंने भी हाँ, पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, कि जो डायरेक्ट फौज के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये कत्ल वतल कराने में, चीजों में, ये एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बता, ये एक सेकंड वो चल रहा है, बिल्कुल मार्केट में, ये आपकी बात एक सही है, अब वो अपनी बात बात चल कर रहे रही हैं है। कि यार ये ऐसे हुआ और ये सारी सूरत हाल हुई। अब दूसरी तरफ से जो सूरत हाल
फाटा के अंदर डेवलप हुई, बलूचिस्तान के अंदर डेवलप हुई, यानी पूरे केपी को अगर आप देख लें मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं इस जो बिल्कुल बलूचिस्तान। अब उसी तरह के अब एक नैरेटिव उस दिन एक सराइकी सहाफी है, वो कह रहा है कि जी हम लावारिस हैं, हम लावारिस हैं, एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर कर रहा था। मैंने कहा यार तुम स्टेट टीवी के ऊपर बैठकर लाखों रुपए लेके वहां पे तुम मतलब जो चवले मार रहे होते हो, तुम्हारा तो कैलिबर ही नहीं है स्टेट टीवी के ऊपर बैठने का, और तुम पहचान सराइकी नहीं का कार्ड खेल के तुम वहां पे बैठे हुए हो। और तुम्हारा कौन सा पहचान इस वक्त स्पीकर कौन है या फलां कौन है, कितनी दफा सराइकी नहीं के जो हैं वो स्टेट के अंदर लोग रहे हैं, क्या है। तो ये एक अजीबो-गरीब किस्म का, मैं अभी सबको एक आई विश टू अलार्म बेल्स दैट्स देयर इज अ नैरेटिव बिल्डिंग अप इन द साउथ पंजाब। You have to take ठीक है care it right now. You have बिल्कुल सही to और handle those people who are developing कि हम लावारिस हैं। क्या ओके अब इसी तरह का पहले बात वहां पे हो रही थी और अब यहां पर भी हो रही है, राइट सर अच्छा सिंध राइट में भी सर हो रही है इसी हवाले से। इकोनॉमी पे बस शॉर्ट सी क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी खत्म हो चुका है लेकिन ये कि इकोनॉमी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है कि हम आईएमएफ से पैसे भी ले रहे हैं साथ में जो है कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं है और हालात बड़े खराब है इकोनॉमी हमारी वेंटिलेटर के ऊपर है सर इस पे शॉर्ट सा कमेंट फिर वाइंड अप करेंगे देखें बात बिल्कुल सही है, इकोनॉमी वेंटिलेटर के ऊपर क्या, अब तो वेंटिलेटर की जो गैस है वो भी मुकने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ये कौन सी हुकूमत है, आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत करने वाले हुकूमत कर रहे हैं। अब जब जिन अब और जो हुकूमत कर रहे हैं वो इतने स्ट्रैटेजिस्ट भी नजर नहीं आ रहे, साबित नहीं कर पाए अपने आप को स्ट्रैटेजिस्ट, स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिस्ट। और तो वो इकोनॉमिस्ट क्या होंगे, तो गवर्नेंस और ये चीजें फलां, डंडे की जोर के ऊपर एक डिसिप्लिन रखना और चीज होती है, इकोनॉमी को चलाना एक और चीज होती है। अगर आप अपने बेशक साथ एक कंसोर्शियम ऑफ इकोनॉमिस्ट नहीं लेकर चलेंगे तो आपके मसले हल होने वाले नहीं। आपने देख बिल्कुल लिया कि आपके दोस्तों ने कहा थैंक यू वेरी मच, अब इससे ज्यादा हम नहीं बिल्कुल कर सकते। अब एग्जैक्टली ऐसी सूरत हाल के अंदर आप बैंड बजाएंगे, बाजे बजाएंगे, क्या करेंगे, मुझे बता दीजिए। एग्री सर बिल्कुल सही और ये मेरे ख्याल बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हुकूमत के लिए बातें करना तो बड़ा आसान होता है लेकिन ये कि एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है एप्सोस के सर्वे में भी ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने कंसर्न शो किए हैं लोग बड़े परेशान हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल से अपने ग्रॉसरीज के चीज़ों से क्योंकि जितनी महंगाई है हुकूमत तो ये कह रही जी सितंबर में मजीद भी कम हो जाएगी लेकिन ओवरऑल जब मार्केट इंसान जाता है और अगर पहले वो 20,000 रुपए का सामान लेके आता था घर का तो अब वो 50,000 रुपए देकर भी वो पूरा सामान नहीं आता मेरे ख्याल ये बात सुननी पड़ेगी और कैसर बंगाली साहब कोई आम आदमी नहीं है काफी उनका एक वर्टेज होता है उनकी बात का देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करती है और वही वाली बात की हुकूमत चला कौन रहा है ये बहुत सबसे अहम पॉइंट सर नहीं उठाया थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया इन व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय